कंडीशन है, हम लोग इसको क्या कहेंगे? राइट साइडेड प्लूरल इफ्यूजन, है ना? यहाँ पे राइट साइड में आप लोग देख पा रहे हो प्लूरल इफ्यूजन हो रखा है। तो ये आपका एक्सरे टिपिकली किस चीज का है? सॉरी, न्यूमोथोरेक्स है। अगर एयर है तो न्यूमोथोरेक्स है। ये आपका हो गया राइट साइडेड। अगर एयर है तो न्यूमोथोरेक्स है। अगर यहाँ पे फ्लूइड होगा तो क्या होगा? फ्लूइड बताइए। प्लूरल इफ्यूजन हो जाएगा। अगर ये एयर, ये आपका फ्लूइड बहुत ज्यादा हो जाएगा तो लंग को कंप्रेस करेगा कि नहीं करेगा चारों तरफ से? वेरी नाइस। तो पेशेंट को ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो सकती है कि कोई ब्रीदिंग डिफिकल्टी नहीं होगी? होगी सर। वेरी नाइस। अगर बेटा होगी तो इसका परमानेंट इलाज क्या है? कैसे आप लोग मैनेज करोगे पेशेंट को? क्या करना चाहोगे कि उसकी ब्रीदिंग डिफिकल्टी और बेहतर हो जाए, मतलब पेशेंट इंप्रूव करे? बताइए। राइट, टैपिंग भी कर सकते हैं, लेकिन अगर परमानेंट इलाज की हम लोग बात करें, राइट, परमानेंट इलाज की बात करें तो यहाँ पे एक ट्यूब डाल देते हैं। हम लोग इसी को कहते हैं इंटरकॉस्टल ड्रेनेज ट्यूब। आईसीडी प्रोसीजर है। अगर हमें थोड़ा सा यहाँ से देखना हो कि किस टाइप का फ्लूइड है, ठीक है, तो हम लोग कह देते हैं प्लूरल टैप। प्लूरल टैप, और इसको हम लोग इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज सकते हैं। लेकिन अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो हमें यहाँ पे 4-5 दिन एक ट्यूब डाल के छोड़ देना होता है, ठीक है, ताकि अंदर जो कुछ भी है वो धीरे धीरे बाहर ड्रेन कर जाए। अगर लगातार 3-4 दिन तक कोई सिक्रीशन ना आए, कोई एयर ना आए, तो हमें इसको क्या करना चाहिए? फिर ट्यूब को निकाल देना चाहिए। ये तो सिंपल सी चीज है। अगर मान लीजिए मैंने कह दिया ये आपका लंग है, सॉरी ट्रेकिया है, और यहाँ पे ये वाला लंग बेचारा दब गया है। दब इसलिए गया है क्योंकि यहाँ पे प्लूरल स्पेस में थोड़ी दूर एयर है और आपकी बाकी नीचे वाटर है, फ्लूइड है। इस कंडीशन को क्या कहेंगे हम लोग? बहुत बढ़िया, इसी को हम लोग कहते हैं हाइड्रोन्यूमोथोरेक्स। यहाँ पे भी ट्रीटमेंट वही है। ये आपका हो गया हाइड्रो, मतलब नीचे वाटर है, हाइड्रो, और ऊपर की तरफ न्यूमो है, हाइड्रोन्यूमोथोरेक्स, ठीक है। यहाँ पे आप लोग एक क्लियर कट लाइन देख पा रहे हो। जब एक्सरे देखोगे तो ये आपका ब्लैक दिखेगा, नीचे का आपका व्हाइट दिखेगा। हम लोग इसी को क्या कहते हैं? राइट, एयर फ्लूइड लेवल। वेरी नाइस। एयर वाटर लेवल कह सकते हैं, या इसी को हम लोग कह सकते हैं एयर फ्लूइड लेवल। तो चीजें काफी सिंपल हैं। आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। और आइए कुछ चीजें देखते हैं। अगर मान लीजिए मैंने कह दिया ये हमारा लंग है, ये ट्रेकिया और मेन ब्रोंकस है राइट और लेफ्ट के, यहाँ पे हमारा लंग है, ठीक है। मैंने कह दिया यहाँ पे एक ऐसा ओपनिंग बन गया है, वॉल्व लाइक मैकेनिज्म हो गया है, जिसकी वजह से एयर कहाँ पे चली जा रही है? प्लूरल स्पेस में। तो जितनी बार पेशेंट सांस लेगा उतना एयर यहाँ पे क्या होगा? इंक्रीज करता जाएगा। इसको हम लोग कहते क्या हैं? अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो, एयर लगातार बढ़ता जाए, तो हम लोग इसको क्या कहते हैं? एयर लेकिन वापस ना जा पाए। न्यूमोथोरेक्स तो है ये। वेरी नाइस। समीक्षा ने, मीमियम ने, आंचल ने, टेंशन न्यूमोथोरेक्स है। सिफा ने, सारिका ने। अगर एयर लगातार प्लूरल कैविटी में इकट्ठा हो रहा है, वेरी नाइस, अवधेश एंड संदीपन, तो हम लोग इसी को कह देते हैं टेंशन न्यूमोथोरेक्स। अभी बहुत ज्यादा टेंशन देने वाला है। धीरे धीरे यहाँ पे इतनी एयर हो जाएगी, इतनी एयर हो जाएगी कि धीरे धीरे किसको कंप्रेस करने लगेगा? ऑपोजिट लंग को। ये वाला लंग इधर चेस्ट वॉल है, अगर ये बढ़ता जाएगा तो ट्रेकिया को डेविएट कर देगा, ऑपोजिट लंग को ये आपका क्या करेगा? कंप्रेस कर देगा। अगर हार्ट कंप्रेस हो जाएगा तो पेशेंट का हार्ट ही नहीं कॉन्ट्रैक्ट हो पाएगा सही से। इंसान में हीमोडायनेमिक इंस्टेबिलिटी या बीपी हो सकता है कम हो जाए, शॉक में जा सकता है और उसकी डेथ हो सकती है, ठीक है। तो टेंशन न्यूमोथोरेक्स में जितना भाई साहब सांस लेंगे उतना ज्यादा प्लूरल कैविटी में एयर कम जाएगा कि ज्यादा जाएगा? बताइए।
ज्यादा जाएगा। इसको और सिंपली समझ लेते हैं, मान लीजिए ये लंग है आपका, ठीक है, शायद हम लोग सांस लेते हैं तो लंग में एयर जाती है इस तरीके से। अगर मान लीजिए मैंने कह दिया एयर इस तरीके से अंदर गई और एयर फिर उसके बाद कहाँ पहुंच गई, प्लूरल स्पेस में, राइट, लेकिन ये एयर वापस ना जा पाए, तो हर एक ब्रीथ के साथ जितना भी बार पेशेंट ब्रीथ करेगा ये स्पेस क्या होगा, और बढ़ता जाएगा। ठीक है, चेस्ट तो भाई लिमिटेड है, अगर लंग इधर नहीं जा पा रहा है तो लंग इधर भागने लगेगा इस तरफ, और इधर वाले लंग को भी क्या करेगा, वो कंप्रेस कर देगा, राइट। तो बहुत ही सिंपल है, इधर वाले लंग को भी ये कंप्रेस कर देगा। चलिए, तो हम लोग बात करेंगे टेंशन न्यूमोथोरैक्स, जिसमें ऑपोजिट लंग और हार्ट एक ही होता है, हार्ट कंप्रेस हो जाएगा अगेंस्ट ऑपोजिट थोरैसिक वॉल, राइट। जिसका भी माइक ज्यादा आवाज कर रहा है प्लीज उसको बंद रखो। टेंशन न्यूमोथोरैक्स में हम लोग आईसीडी करने का वेट नहीं करेंगे। मान लीजिए किसी को टेंशन न्यूमोथोरैक्स हो गया, ऐसे पेशेंट में अगर आप सोचो कि आईसीडी करके इसको बचाया जाए तो बड़ी देर हो जाएगी, ट्यूब डाल के बचाना लेट हो जाएगा। ऐसे पेशेंट में हमने करना क्या है, इमरजेंसी प्रोसीजर है, हमें एक वाइट बोर्ड निडल लेनी है, ठीक है, 22 गॉज की या 16 गॉज की, उससे हमें प्रिक कर देना है। कहाँ पे प्रिक करना है कोई मुझे बताइए माइक ऑन करके। अगर ऐसा कुछ होता है तो वेरी नाइस, हमें सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस में किस लाइन में, 2-3 लाइन होती है, एक्सिलरी लाइन, मिड क्लेविकुलर लाइन, कहाँ पे, मिड क्लेविकुलर लाइन, क्लेविकल के बिल्कुल बीचों बीच से जो लाइन नीचे आएगी हम लोगों को उसी वाली लाइन में करना होगा, मिड क्लेविकुलर लाइन। तरीके से अगर किसी का एक्सरे गड़बड़ आया है तो हम लोग उसकी जिंदगी बचा सकते हैं। म्यूट कर दिया है, लास्ट में आप लोग क्वेश्चंस पूछ लीजिएगा, एटलीस्ट आधे घंटे पढ़ लेते हैं, राइट। आइए देखते हैं, आज भी काफी सारे एक्सरे दिखा देते हैं ताकि सबके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फिर से एक नया चैप्टर टाइप का स्टार्ट कर देते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ प्लूरल डिजीजेस, हम लोग उन्हीं प्लूरल डिजीजेस की बात करेंगे यहाँ पे एक्सरे की क्लास में, जिसमें एक्सरे में कुछ सिग्निफिकेंट हो और हम लोग एक्सरे देख के कुछ ट्रीटमेंट कर सकें, राइट। तो हम लोग बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस ऑफ प्लूरल डिसऑर्डर्स। प्लूरल डिसऑर्डर्स जो हमारे रेडियोलॉजी, एक्सरे, इसके लिए जो कुछ भी रेलेवेंट होगा हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। आइए स्टार्ट करते ही पहला एक एक्सरे देख लेते हैं। तुम लोगों ने बहुत सारे एक्सरेज देख लिए हैं तो मेरे ख्याल से आराम से बता दोगे क्या है। इस एक्सरे को देखिए, ठीक है, मैं यहाँ से चैट सेक्शन नहीं देख सकता, ठीक है, नहीं तो मैं आप लोगों से पूछ लेता क्या है ये, वैसे भी तुम लोग जान रहे होगे, बहुत क्लासिकल एक्सरे है ये, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो ये किसी का चेस्ट एक्सरे है, ठीक है, मैंने लिख दिया दिस इज चेस्ट एक्सरे, और मैं कह रहा हूँ अकॉर्डिंग टू मी दिस इज पोस्टीरो एंटीरियर व्यू। यहाँ पे आप लोग देखिए ट्रेकिया आपका, इसको मैं ओवरराइट कर दे रहा हूँ, ट्रेकिया आपका कुछ इस तरीके से, राइट, मतलब ट्रेकिया आपका लेफ्ट साइड में डेविएटेड है, ठीक। यहाँ पे आप लोग नोटिस कर पा रहे होगे जो आपका हार्ट है, ये आपका हार्ट बॉर्डर है लेफ्ट वाला, ये आपका डायफ्राम है, ध्यान से देखोगे तो दिखेगा, ये गैस्ट्रिक बबल है, गैस्ट्रिक बबल जो कि लेफ्ट साइड में होगा, यहाँ पे लेबल भी कर रखा है लेफ्ट,
अब देखो राइट और लेफ्ट लंग देखो, लंग फील्ड देखो, देख हम लोग प्लूरल डिसऑर्डर्स पे हैं, तो लंग तो लगभग आपका लेफ्ट वाला नॉर्मल है। देखो यहाँ पे ब्रोंकोवैस्कुलर मार्किंग्स दिख रही हैं, बिल्कुल ब्लैक नहीं, तो हम लोगों ने कह दिया यहाँ पे ब्रोंकोवैस्कुलर मार्किंग्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसका मतलब ये आपका लेफ्ट लंग जो है ये आपका नॉर्मल है, लेकिन राइट लंग में कुछ गड़बड़ लग रहा है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो जेट ब्लैक है, जेट ब्लैक, नो ब्रोंकोवैस्कुलर मार्किंग्स, है ना। तो इसका मतलब ये आपका लंग है ही नहीं, ये प्लूरल स्पेस है, प्लूरल स्पेस है जिसके अंदर ब्लैक है, मतलब एयर आ गई। इसका मतलब हो गया है ये राइट साइडेड न्यूमोथोरेक्स, न्यूमोथोरेक्स। इसने ट्रेकिया को ऑपोजिट साइड शिफ्ट कर दिया है। ठीक है, तो इतने एक्सरे को देख के आप लोग केवल ये बता सकते हो देयर इज राइट साइडेड न्यूमोथोरेक्स विद डेविएशन ऑफ ट्रेकिया किस तरफ, टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, है ना। चलिए तो यहाँ पे लिख लेते हैं, इतनी चीज तो आप लोगों ने एक्सरे देख के बता दी है ना। यहाँ पे ट्रेकिया डेविएटेड है, और राइट लंग कहाँ चला गया, ये तो राइट प्लूरल स्पेस है, ये देखो राइट लंग कोलैप्स हो रखा है। ठीक है, ये आपका राइट लंग है, और जो भी एयर वहां पे भरी है उसने क्या किया है, इसको कोलैप्स करवा दिया, राइट लंग कोलैप्स। ठीक है, तो केवल एक्सरे देख के आप लोग टेंशन न्यूमोथोरेक्स शायद ना बता पाओ। ठीक है, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ अगर किसी एक प्लूरल स्पेस में एयर कलेक्ट हो गई है तो हम लोग कहते हैं न्यूमोथोरेक्स है। इस एक्सरे में आप लोग देख के बता सकते हो राइट साइडेड न्यूमोथोरेक्स, राइट, विद ट्रेकिया या एयरवे डेविएटेड टुवर्ड्स, किस साइड जाएगा, ऑपोजिट ही जाएगा, लेफ्ट साइड, विथ और लगा सकते हैं अंडरलाइन राइट लंग कोलैप्स। सिंपल है, अगर पूरी डायग्नोसिस की बात करें तो तुम लोग अब बहुत आसानी से बना सकते हो। ठीक है, तो ये प्लूरल इफ्यूजन के बाद हम लोगों ने न्यूमोथोरेक्स पढ़ा था, और न्यूमोथोरेक्स में हम लोग अगर पेशेंट की हिस्ट्री ना लें, एक्सरे देख के केवल बताएं, तो बस यही बता सकते हैं किस साइड का न्यूमो है ना। तो यहाँ पे हम लोग बता सकते हैं देयर इज एयर इन राइट प्लूरल कैविटी, सो दिस इज एक्सरे ऑफ राइट साइडेड न्यूमोथोरेक्स। अब यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि पेशेंट की हिस्ट्री लो, पेशेंट से पूछो, पेशेंट की हिस्ट्री लो, और पेशेंट प्रेजेंटेड टू योर इमरजेंसी इन सीवियर ब्रेथलेसनेस, सांस नहीं ले पा रहे भाई साहब, एंड बीपी वेरी लो, मैंने कह दिया पेशेंट शॉक में। ठीक है, आपके पास एक पेशेंट ऐसा आया जिसमें सीवियर ब्रेथलेसनेस है, और जब आपने एक्सरे कराया तो जैसे ऊपर एक्सरे है वैसे मिला, तो आपने इनको क्या किया, एक एक्सरे ऑर्डर किया, चेस्ट एक्सरे पीए व्यू। भाई इनको ब्रेथलेसनेस थी, आपको देखना था कि लंग्स में क्या प्रॉब्लम है, आपको एक्सरे कैसे मिल गया, ऐसा मिल गया। ठीक है, चलिए एक एक्सरे और ले लेते हैं, उसमें हम लोगों ने काफी कुछ ओवरराइड कर दिया है। इस एक्सरे को ले लीजिए, राइट, यहाँ पे भी आप लोग देख पा रहे होंगे कि एक साइड लंग का कुछ ज्यादा ही ब्लैक हो गया है, और यहाँ पे कोई ब्रोंकोवैस्कुलर मार्किंग्स भी नहीं दिख रही, समथिंग लाइक दिस। इसका मतलब ये लंग नहीं है, नो ब्रोंकोवैस्कुलर मार्किंग्स। ठीक है, इसका मतलब ये लेफ्ट प्लूरल कैविटी है, देयरफॉर क्या हो गया, लेफ्ट साइडेड न्यूमोथोरेक्स, लेफ्ट साइडेड न्यूमोथोरेक्स। इसने देखो हार्ट को इधर पुश कर दिया, हार्ट को किधर पुश कर दिया, राइट साइड में, राइट। ये देखो ट्रेकिया है, ट्रेकिया आपका किधर आ गया, राइट साइड में, सबको राइट में कर दिया। और राइट लंग का क्या हाल हुआ, ये देखो, ये राइट लंग बची,
कहीं का नहीं छोड़ा, सॉरी हाँ राइट लंग है ये। तो राइट लंग को इन्होंने क्या कर दिया, ये आपकी चेस्ट वॉल है, चेस्ट वॉल, तो ऐसा तो है नहीं चेस्ट वॉल एक्सपेंड कर जाएगा। यहाँ पे आपका जो पेशेंट आया था, किस टाइप का पेशेंट आया था, एक ऐसा पेशेंट आया जिसमें आपने देखा कि बहुत ज़्यादा ब्रेथलेसनेस है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी है, बड़ी मुश्किल से सांस ले पा रहा है, और ऐसे पेशेंट का बीपी भी कम है। जितना आप टाइम लगा रहे हो उतना ज़्यादा उसका सैचुरेशन फॉल कर रहा है, उतना ज़्यादा बीपी भी फॉल कर रहा है। और एक्सरे कराया तो आपको ऐसे मिला। तो अगर आप हिस्ट्री नहीं लेते तो आप इसको क्या कहते हैं, विदाउट हिस्ट्री आप लोग क्या कहोगे इसको, विदाउट हिस्ट्री आप लोग इसे सिंपली कह दोगे लेफ्ट साइडेड न्यूमोथोरेक्स। और अगर और स्पेसिफिक बात किया जाए तो हम लोग कह देते हैं विद ट्रेकिया किधर डेविएट हो गई है, राइट साइड। हार्ट को किधर पुश कर दिया है, हार्ट शिफ्टेड टूवर्ड्स राइट। ठीक है, अगर हम लोग हिस्ट्री ना लें, लेकिन यहाँ पे जो भाई साहब आए हैं इनमें कुछ ना कुछ सडन हुआ। आपने हिस्ट्री लिया, पेशेंट ने कहा कि सडनली ऐसा कुछ हुआ और वो ब्रेथलेस हो गया, और जितना भाई साहब सांस ले रहे हैं इट इज इंक्रीजिंग, ब्रेथ आफ्टर ब्रेथ, ब्रेथ आफ्टर ब्रेथ, मतलब तकलीफ जो है लगातार बढ़ती जा रही है। और आपने नोटिस किया इनकी ब्लड प्रेशर भी बराबर आपका डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब तुरंत सस्पेक्ट करिए, इस तरीके का एक्सरे मिले, अब हिस्ट्री लेने के बाद सस्पेक्ट करिए टेंशन न्यूमोथोरेक्स, मतलब ये आपका एक तरीके से इमरजेंसी आ गया। सस्पेक्ट एक इजी चीज है, हर एक मेडिको को जानना जरूरी है। सस्पेक्ट टेंशन न्यूमोथोरेक्स, टेंशन न्यूमोथोरेक्स। सिंपली एयर कलेक्ट हो गई है लेकिन बराबर वो बढ़ नहीं रही है, चलो ठीक है एक बार कलेक्ट हो गई, स्टेबल है तो ठीक है, धीरे धीरे एब्जॉर्ब हो जाएगी या हम आईसीडी करके निकाल देंगे। लेकिन अगर हर एक ब्रीथ के साथ एयर इसमें बढ़ती जा रही है, ठीक है, इसका मतलब ये धीरे धीरे ऑर्गन्स को अपोजिट साइड पुश करेगा। लेकिन यहाँ पे चेस्ट वॉल है तो सारे ऑर्गन्स चाहे वो ऑपोजिट हार्ट सॉरी ऑपोजिट लंग हो या हार्ट हो कंप्रेस हो जाएंगे। ये लंग तो खराब है ही, ये लंग भी बेचारा खराब हो जाएगा ओवर पीरियड ऑफ टाइम, और हार्ट अगर वहां पे कुचल जाएगा तो वो फिर पंपिंग एक्टिविटी सही से नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो टेंशन न्यूमोथोरेक्स का सिंपल सा ये मतलब है, इस तरीके से ट्रेकिया है, इस तरीके से राइट ब्रोंकस है, लेफ्ट ब्रोंकस है, यहाँ पे कुछ ऐसा हो गया है, कोई एक फिस्टुला बन गया है जिसकी वजह से एयर किधर जा रही है, प्लूरल स्पेस की तरफ जा रही है एयर। ठीक है, एयर आपका कुछ ऐसा हो गया है कि प्लूरल स्पेस में भरा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे एयर आपका इंक्रीज हो रहा है, एयर वापस नहीं जा पा रहा है। ठीक है, एयर केवल एक तरफ जा रहा है। यहाँ पे हम लोग कह देते हैं एक वॉल्व लाइक मैकेनिज्म हो गया है, वॉल्व लाइक मैकेनिज्म। जो अलाउ क्या कर रहा है, केवल अलाउ ये हो रहा है कि यूनी डायरेक्शनल फ्लो ऑफ एयर, यूनी डायरेक्शनल फ्लो ऑफ एयर। ठीक है, तो धीरे धीरे ये लंग आपका और ज्यादा कंप्रेस होता जाएगा और प्लूरल स्पेस और ज्यादा क्या होता जाएगा, कि धीरे धीरे लंग कंप्रेस होता जाएगा और ये एयर आपकी बढ़ती जाएगी, धीरे धीरे ये आपका और एक्सपेंड होता जाएगा और आपका ऑपोजिट लंग कंप्रेस होगा चेस्ट वॉल के अगेंस्ट, एंड हार्ट ऑल्सो मे गेट कंप्रेस्ड। सिंपल है। तो यहाँ पे टेंशन न्यूमोथोरेक्स का मतलब है कि जो आपकी एयर प्लूरल कैविटी में आ रही थी वो एक बार आई और हमेशा सिलसिला जारी रहा, केवल न्यूमो होता, सिंपल न्यूमोथोरेक्स होता, चलिए भाई एक बार एयर लीक हो गई, फिर जहाँ से एयर लीक हुई वो एरिया सील हो जाता और धीरे धीरे एयर एब्जॉर्ब हो जाती है, आईसीडी कर लेते। तो टेंशन न्यूमोथोरेक्स में हम यही बताना चाह रहे हैं आप लोगों को
keeps on collecting in pleural cavity causing increased distress, मतलब respiratory problem after each breath. जितनी बार भाई साहब जिंदा रहने के लिए सांस लेंगे उतना ज्यादा एयर भर जाएगा। और लास्ट में it may also compress heart, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, पेशेंट में हार्ट की पंपिंग एक्टिविटी अफेक्टेड होगा, बीपी। तो टेंशन न्यूमोथोरेक्स आपका एक इमरजेंसी प्रोसीजर है। केवल एक्सरे देख के डायग्नोसिस नहीं बना सकते हो, पेशेंट की कंडीशन भी देखो कि लगातार ब्रेथलेसनेस बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं टेंशन न्यूमोथोरेक्स ये आपका मेडिकल इमरजेंसी नहीं। आप अगर इसकी डायग्नोसिस बना रहे हो तो पेशेंट आपकी आंखों के सामने मर जाएगा, ठीक है। मेडिकल इमरजेंसी। अगर आप लोग सोचो इसका सीटी स्कैन करा लें, एमआरआई करा लें, तो जहाँ सीटी स्कैन हो रहा होगा बेचारा वहीं लुढ़क जाएगा, ठीक है। तो हम लोग सिंपली बात कर रहे हैं कि अगर एयर हमें यहाँ दिख रही है तो न्यूमो है, लेकिन हमने देखा पेशेंट का एक्सरे इस तरीके से आया और उसको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस है, ठीक है। नॉर्मल न्यूमोथोरेक्स होता, ठीक है, ओपन न्यूमोथोरेक्स होता तो इतनी प्रॉब्लम ना होती। यहाँ पे कहने का मतलब है एक तरफ एयर जा रही है, वापस रिलीज नहीं हो रही है, ठीक है। ओपन न्यूमोथोरेक्स होता तो दिक्कत ना होती। टेंशन न्यूमोथोरेक्स में चेस्ट के अंदर टेंशन बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे हम लोग कहते हैं इसको ट्रीट करेंगे। ट्रीटमेंट में कोई दवा नहीं देना है, हमें वाइड बोर 18 गेज की निडिल लेना है और सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस में प्रिक कर देना है, ठीक है। तो हम लोग कहते हैं सडन डीकम्प्रेशन, सडन चेस्ट डीकम्प्रेशन, राइट। इसी को हम लोग कह देते हैं नीडल थोरेकोटमी, ठीक है। एक वाइड बोर निडल लेंगे और सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस मिड क्लेविकुलर लाइन में प्रिक कर देंगे। आइए कुछ डायग्राम्स इंपोर्ट कर लेते हैं। तो हम लोग एक मोटी सी वाइड बोर निडल लेंगे और इसको सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस में क्या करेंगे, प्रिक कर देंगे। तो टेंशन न्यूमोथोरेक्स का ट्रीटमेंट है निडल थोरेकोटमी, ठीक है। उस समय जान बच जाएगी, बाकी जो एयर कलेक्ट होती रही, अगर ये सिलसिला जारी रहा तो एक इंटरकॉस्टल ट्यूब डाल के छोड़ देंगे, ठीक है। लेकिन जो इमरजेंसी प्रोसीजर होगा दैट विल बी निडल थोरेकोटमी, ठीक है, या निडल डीकम्प्रेशन, सडन चेस्ट डीकम्प्रेशन बाय निडल। आइए प्रोसीजर को थोड़ा बहुत देखते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है, इसलिए बताना जरूरी है। एक्सरे पढ़ने के बाद भी किसी पेशेंट को ना बचा पाओ, बड़ी दिक्कत है। इस तरीके से मान लीजिए किसी का चेस्ट है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने क्या लिया, निडल लिया, वाइड बोर निडल, काफी मोटी सी जिसमें ल्यूमेन हो। हम लोग 18 गेज की बात करते हैं। कहाँ पे प्रिक कर रहे हैं हम लोग, सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस मिड क्लेविकुलर लाइन। जाहिर सी बात अगर इधर प्रिक कर रहे हैं तो किस साइड का न्यूमोथोरेक्स होगा, जिधर प्रिक कर रहे हैं। यहाँ पे हम कह रहे हैं किसी पेशेंट को राइट साइडेड टेंशन न्यूमोथोरेक्स था, राइट साइडेड टेंशन न्यूमोथोरेक्स था। यहाँ पे हम लोगों ने पेशेंट का किया निडल डीकम्प्रेशन सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस में, बिना कुछ सोचे। ये मत सोचो ये हार्ट तक चला जाएगा, हार्ट तक नहीं पहुंचेगी निडल। प्लूरल स्पेस में इतना एयर भरा हुआ है कि सारा ऑर्गन ऑपोजिट साइड शिफ्ट हो गया है। आइए एक और डायग्राम लेते हैं। यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कैसे सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस पहचानोगे, ठीक है। ये आपका जो स्टर्नम पे मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट होता है, आप लोग अपना टच करके भी देख सकते हो, दैट इज स्टर्नल एंगल, मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ स्टर्नम, हम लोग इसी को कहते हैं स्टर्नल एंगल। स्टर्नल एंगल के बगल वाला जो स्पेस होता है
वो होता है सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस। तो हम लोग पेशेंट के चेस्ट को पैल्पेट करेंगे, जो सबसे ज़्यादा एपरेंट प्लेस होगा स्टर्नम में, बोन के ऊपर एक उभार होगी, हम लोग कह देते हैं दिस इज स्टर्नल एंगल। उसके जस्ट नीचे जो स्पेस मिलता है दैट इज सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस, राइट। मतलब हम लोग कहेंगे सेकेंड और थर्ड रिब के बीच में, ठीक है। ये फर्स्ट रिब है, ये सेकेंड रिब है, ये थर्ड रिब है, ठीक है। सेकेंड और थर्ड रिब में हम लोगों ने कह दिया सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस है। इसी में वाइड बोर निडल प्रिक कर देंगे, सडनली एयर आपकी बाहर आ जाएगी, सडनली एयर एस्केप्स आउट, नोन एज निडल थोरेकोटमी या निडल डीकम्प्रेशन। सिंपल है, हम लोगों ने निडल से एयर को रिलीज कर दिया और पेशेंट का जो ऑपोजिट साइड का लंग था और जो हार्ट था, जो थोरेसिक कैविटी से बिल्कुल जाके अप्रोक्सीमेट हो गया था, तो एयर रिलीज हो जाएगी, सब अपने वापस प्लेस पे आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे निडल थोरेकोस्टमी आपका इमरजेंसी प्रोसीजर है, ठीक है। ये वाली लाइन आप लोग देख रहे हो, क्लेविकल से ड्रॉ की गई है, ये आपकी क्लेविकल है और बिल्कुल उसके बीचों बीच से, तो मिड क्लेविकुलर लाइन। यहाँ पे जो इमरजेंसी प्रोसीजर है, अगर हम लोग उसको पूरा लिखें, इमरजेंसी हम लोग कहते हैं निडल डीकम्प्रेशन बाय वाइड बोर, जितनी मोटी निडल निकले, 18 गेज इन सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस इन मिड क्लेविकुलर लाइन। ऑफ कोर्स जिस साइड का न्यूमो है उसी साइड करोगे, ठीक है। ये जान लेना बहुत जरूरी था कि न्यूमोथोरेक्स हम लोग कई दिन से पढ़ रहे हैं, टेंशन न्यूमोथोरेक्स क्या होता है, ठीक है। जिसमें लंग के प्लूरा में इतना एयर भर जाए और वो भरती जाए कि वो पूरे चेस्ट में यही बस रह जाए। ये लंग तो कोलैप्स हो भी गया, ऑपोजिट भी हो गया, और हार्ट भी बेचारा किसी काम का नहीं रह गया। ये बहुत ही सिंपल था, यहाँ पे वाइट बोर्ड निडल लिया और प्रिक कर दिया सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस में, सडनली आपका लंग और चेस्ट डीकम्प्रेस हो गए और वापस आपके ऑपोजिट लंग और हार्ट अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ गए। आइए बात कर लेते हैं हाइड्रोन्यूमोथोरेक्स की। हाइड्रोन्यूमोथोरेक्स हम लोग कहते हैं बोथ एयर एंड वाटर दैट इज फ्लूइड इन प्लूरल स्पेस। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, न्यूमोथोरेक्स एंड प्लूरल फ्यूजन। तो यहाँ पे जब हम लोग एक्सरे कराएंगे तो एक एयर फ्लूइड लेवल मिलेगा, एक्सरे में एयर फ्लूइड लेवल मिलेगा। तो यहाँ पे अगर एयर है तो ये आपका ऊपर मिलेगा, फ्लूइड आपका ज्यादा भारी है, ज्यादा डेंस है, तो डाउनवर्ड मिलेगा, ठीक है। आइए एक एक्सरे देखते हैं न्यूमोथोरेक्स का। बेसिक में हम लोगों ने काफी एक्सरेज ऑलरेडी देखी हैं। देखिए बेसिक ये आपका बिल्कुल क्लियर कट यहाँ कुछ दिख रहा है। तो पहले नॉर्मल लंग की बात कर लेते हैं। ये देखो नॉर्मल लंग है, ठीक है, ये गैस्ट्रिक बबल है और ये हार्ट है। नॉर्मल लंग है, आप लोग देख पा रहे हो जेट ब्लैक नहीं है, यहाँ पे कुछ न कुछ आपको क्या दिख रहा है, स्ट्रीक्स ऑफ टिश्यूज दिख रहे हैं, हम लोग कह देते हैं ब्रोंकोवेस्कुलर मार्किंग प्रेजेंट। तो हम लोग यहाँ पे कह देंगे लेफ्ट लंग नॉर्मल। राइट वाला देखिए, राइट में सब कुछ गड़बड़ है। यहाँ पे मैं अगर कहूँ ये आपकी सेकेंड वाली, ये आपका कुछ इस तरीके से है, तो एक स्ट्रेट लाइन जिसके ऊपर 1 वाला आपका एयर है, ठीक है। और यहाँ पे ब्रोंकोवेस्कुलर मार्किंग भी नहीं है, नो ब्रोंकोवेस्कुलर मार्किंग। और फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका थर्ड वाले जगह फ्लूइड है। तो ये टिपिकल एक्सरे है एयर फ्लूइड लेवल के साथ, और हम लोग कह देंगे दिस इज हाइड्रोन्यूमोथोरेक्स, राइट साइडेड हाइड्रोन्यूमोथोरेक्स, राइट।
आइए और एक्सरे देखते हैं। यहाँ एयर फ्लूइड लेवल का जिक्र करना जरूरी है। ठीक है, ये केवल प्लूरल इफ्यूजन नहीं है। अगर एक स्ट्रेट लाइन मिल जाए, इसका मतलब एयर और फ्लूइड दोनों है। और देख लेते हैं, इस एक्सरे को देखिए। एक तरीके से हम लोग बाकी एक्सरेज को रिवाइज भी कर ले रहे हैं। काम भर का ये एक्सपैंड हो गया है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, पहले हम लोग देख लेते हैं नॉर्मल लंग को। ये नॉर्मल लंग, देखो कितने साफ साफ ब्रोंकोवेस्कुलर मार्किंग्स दिख रहे हैं। ऐसे लग रहा है पेड़ की डालियां हैं। ब्रोंकोवेस्कुलर मार्किंग्स प्रेजेंट और ब्लैक है, तो इसका मतलब ये नॉर्मल राइट लंग। अब देखो लेफ्ट साइड में कुछ ना कुछ आपको गड़बड़ लग रहा है। ये राइट है, इन्होंने टैग किया है, तो ये लेफ्ट हो गया। यहाँ पे आप लोग देखो, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, डायफ्राम दूसरा वाला अगर रहा होता एंगल तो यहाँ तक कहीं दिखता, और उसके नीचे ये आपका गैस्ट्रिक बबल है। ठीक है, इसका मतलब अगर ये डेंस है नीचे, तो यहाँ पे क्या है, फ्लूइड है। ठीक है, और ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन है, ये आपका एयर फ्लूइड लेवल है, और यहाँ पे कोई ब्रोंकोवेस्कुलर मार्किंग्स नहीं है ना। देखो, नो ब्रोंकोवेस्कुलर मार्किंग्स, मैंने कह दिया एयर लंग में नहीं है, ये प्लूरा में। ठीक है, तो ये भी आपका एक्सरे हो गया। किस साइड का, लेफ्ट साइडेड हाइड्रो न्यूमोथोरेक्स, लेफ्ट साइडेड हाइड्रो न्यूमोथोरेक्स। कितना सिंपल है, बस हमें देखना क्या है यहाँ पे, एयर फ्लूइड लेवल है ना, एयर फ्लूइड लेवल। तो हम लोगों ने टेंशन न्यूमोथोरेक्स की बात कर ली, और हम लोगों ने बात कर लिया है हाइड्रो न्यूमोथोरेक्स के बारे में। और देख लेते हैं कोई एक्सरे हो। ये वाला एक्सरे देखिए, किसी लेडी का एक्सरे है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ब्रेस्ट शैडो भी आप लोग देख पा रहे हो। हाइड्रो न्यूमोथोरेक्स, ये आपका लेफ्ट साइड है। यहाँ पे ब्रोंकोवेस्कुलर मार्किंग्स वगैरह काम भर की दिख रही हैं। हम लोगों ने कह दिया लेफ्ट लंग आपका नॉर्मल है। राइट को देखिए, ये देखो, ये आपका एयर फ्लूइड लेवल है। अब इस एक्सरे को हम लोगों को दोबारा देखने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे ऐसे एक्सरेज हम लोग देख चुके हैं। देखते ही हम लोग तुरंत बता देंगे, दिस इज नॉट ओनली प्लूरल इफ्यूजन, नॉट ओनली न्यूमोथोरेक्स। एक एयर फ्लूइड लेवल अगर आपको मिल गया, तो इसका मतलब यहाँ पे दोनों चीजें हैं, एयर ऊपर है, फ्लूइड नीचे है। ये आपका टिपिकल एक्सरे हो गया हाइड्रो न्यूमोथोरेक्स का। अब आप मान लीजिए कुछ भी हो किसी पेशेंट को, न्यूमो हो, हाइड्रो न्यूमोथोरेक्स हो, प्लूरल इफ्यूजन हो, हर केस में आपको, अगर वो इतना ज्यादा है कि पेशेंट को ब्रेथलेसनेस हो रही है, सांस फूल रही है बहुत ज्यादा, तो हमें यहाँ पे इंटरकॉस्टल ट्यूब ड्रेनेज करनी है। या अगर केवल डायग्नोसिस के लिए देखना है कि क्या फ्लूइड है, ब्लड तो नहीं है उधर, तो हमें निडल से टैप कर लेना है। ठीक है, थोरैकोसेंटेसिस। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं ट्रीटमेंट, बहुत शॉर्ट में बताएंगे, ट्रीटमेंट ऑफ प्लूरल डिसऑर्डर्स। यहाँ पे लिख लेते हैं क्या क्या हमारे प्लूरल डिसऑर्डर्स हैं। मान लीजिए अभी हम लोगों ने ऊपर देखा है हाइड्रोन्यूमोथोरेक्स, फिर हम लोगों ने देख लिया था न्यूमोथोरेक्स, फिर हम लोगों ने देख लिया था प्लूरल इफ्यूजन। टेंशन न्यूमोथोरेक्स हम लोग देख चुके हैं। कुछ भी हो यहाँ पे, हमें क्या करना है, पेशेंट में अगर डेफिनेटिव ट्रीटमेंट करना है कि भाई बच जाए, डेफिनेटिव ट्रीटमेंट, तो हमें यहाँ पे ट्यूब डाल के, चाहे वो एयर हो, चाहे वाटर हो, चाहे एयर वाटर दोनों हो, हम लोग कह देते हैं इंटरकॉस्टल ट्यूब ड्रेनेज। कभी कभी अगर मान लो इतना ज्यादा फ्लूइड ना हो कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कर रहा हो, हमें केवल डायग्नोसिस बनाना हो, तो थोड़ा सा फ्लूइड निकाल सकते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे, अगर हमें डायग्नोसिस केवल बनानी हो,
ठीक है, फ्लूइड निकालना ना हो तो हम लोग कहते हैं डायग्नोस्टिक प्लूरल टैप। आइए दोनों चीजें देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग 5 ml प्लूरल फ्लूइड जो कुछ भी होगा उसको क्या कहेंगे, निकाल लेंगे, एक्सट्रैक्टेड एंड सेंट फॉर एग्जामिनेशन, कि भाई उस फ्लूइड में क्या है, टीबी बैक्टीरिया है या कोई और बैक्टीरिया है, ग्लूकोज कितना है, सेल्स कितने हैं, एलडीएच कितने हैं, प्रोटीन्स कितने हैं, एक्सुडेटिव ट्रांसुडेटिव। आइए हम लोग देख लेते हैं आईसीडी, कैसे हम लोग ट्यूब डालते हैं। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था, निडल डिकम्प्रेशन देखा था। अगर पेशेंट में इतना ज्यादा प्लूरल डिफ्यूजन है, ठीक है, ये हम लोगों का है आईसीडी, इंटरकॉस्टल ट्यूब ड्रेनेज। ठीक है, आईसीडी ये आपकी चेस्ट ट्यूब है, हम लोग इसी को कह देते हैं इंटरकॉस्टल ड्रेनेज ट्यूब। ठीक है, यहाँ पे आपकी ट्यूब है। तो इससे क्या कर रहे हो आप लोग, प्लूरल स्पेस में, यहाँ देखो प्लूरल इफ्यूजन हो रखा था, ये आपका प्लूरल स्पेस है। ठीक है, तो हम लोग कोशिश करते हैं 5th इंटरकॉस्टल स्पेस में एक ट्यूब डाल दें। ठीक है, दैट इज चेस्ट ट्यूब। उसके बाद इस तरीके से एक कंटेनर में एयर वाटर सील बना के इसको क्या करें, ड्रेन कर दें। तो जो ट्रीटमेंट होता है वो हमारा होता है इंटरकॉस्टल ट्यूब ड्रेनेज, है ना, काफी सिंपल है। तो हम लोग यही कह रहे हैं, चाहे प्लूरल इफ्यूजन हो, चाहे न्यूमोथोरेक्स हो, चाहे हाइड्रोन्यूमोथोरेक्स हो, बस टेंशन न्यूमोथोरेक्स ना हो। टेंशन में हमें ये काम हो सकता है बाद में करना पड़े, पहले नीडल डिकम्प्रेशन करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम लोग एक ट्यूब इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ माइनर एक तरीके से सर्जिकल प्रोसीजर है, लेकिन हर किसी को ये आना चाहिए। इस डायग्राम को देखिए, यहाँ पे हम लोग एक ट्यूब फिक्स कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इंसिजन लगा के एक आईसीडी ट्यूब डाल दे रहे हैं। ठीक है, और जो कुछ भी होगा वाटर सील से हम लोग इसको कनेक्ट कर देंगे ताकि फ्लूइड आपका बाहर चला जाए, लेकिन बाहर से एयर लंग के अंदर दोबारा ना जाए। ठीक है, तो ये आपका एक तरीके से आईसीडी प्रोसीजर है। अक्सर हम लोग करते हैं 5th इंटरकॉस्टल स्पेस इन मिड एक्सिलरी लाइन। एक्सिला के बीचों बीच से जो लाइन जाती है उसको मिड एक्सिलरी लाइन कहते हैं। खैर ये यहाँ का टॉपिक नहीं। कभी कभी केवल डायग्नोस्टिक्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्लूरल टैपिंग करते हैं, जैसे ये वाला है डायग्राम। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, हमें बहुत ज्यादा फ्लूइड नहीं निकालना है, डिस्ट्रेस नहीं हो रहा था, लेकिन हमने देखा एक्सरे करा के कि आपका मिनिमल, कि भाई साहब अगर ऐसे बैठे हैं तो मान लिया जाए ये लेफ्ट साइड है प्लूरल इफ्यूजन। ठीक है, इसका मतलब यहाँ प्लूरल इफ्यूजन है लेफ्ट साइड में। हमें देखना है यहाँ पे है क्या, तो हम यहाँ पे निडल एक डालेंगे। ठीक है, और एस्पिरेट कर लेंगे प्लूरल फ्लूइड। मान लीजिए मैंने कह दिया 5 ml। ठीक है, एस्पिरेट करने के बाद हम लोग इसको लैब में भेज दिए कि कौन सा बैक्टीरिया है, कौन सा वायरस है, कितनी सेल्स हैं, कितना एलडीएच है। यहाँ पे हम लोगों को प्लूरल टैपिंग करनी पड़ती है, थोरैकोसेंटेसिस प्लूरल टैपिंग। यहाँ पे निडल से हम लोग एस्पिरेट कर लेते हैं। ये तभी होगा जब इफ्यूजन है ना, एयर होगी तो एयर निकाल के क्या करेंगे, एस्पिरेट कर लेते हैं 5 ml, और उसके बाद हम लोग इसको लैब भेज देते हैं कि भाई इसमें क्या है, ब्लड है, पस है, स्ट्रॉ कलर्ड है, कैसे है। इसी को हम लोग कह देते हैं थोरैकोसेंटेसिस। थोरैकोसेंटेसिस। ठीक है, तो जितना यहाँ पे रेलेवेंट था मैंने पढ़ाने की कोशिश की, चाहे निडल डिकम्प्रेशन हो, चाहे आईसीडी ट्यूब ड्रेनेज हो, चाहे थोरैकोसेंटेसिस हो, प्लूरल टैप हो, जो केवल डायग्नोसिस के लिए है, ये ट्रीटमेंट के लिए है। ये आपका ट्यूब तब तक पड़ा रहेगा जब तक अंदर से एयर या वाटर आना 3 दिन तक कंटिन्यूअस बंद ना हो जाए। आइए चैट सेक्शन, आइए। कॉन्सेप्ट क्लियर है तुम लोगों का? माइक भी सबका ऑन करता है। अभी तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है? मुझे तो लगता नहीं कि इससे ज्यादा इजी कोई टॉपिक होता है मेडिसिन में। बेटा विधान चंद्र यादव बंद कर लो, बंद कर लीजिए बेटा कैमरा। तो सबका क्लियर है?
आई थिंक कल एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं एक्सरेज में।